11 बजे की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत। ईद की शुभकामनाओं के साथ ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अल्पसंख्यक समाज को बड़ा तोहफा दे रहे हैं, या यूं कहें कि दे दिया है। सरकार ने यह ऐलान किया है कि देश के 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें से लगभग 2.5 करोड़ लड़कियां होंगी। गौर करिएगा, तो जाहिर है कि ईद पर मोदी सरकार से मिले सबसे बड़ी ईदी से देश का मुसलमान बेहद खुश है। वहीं विपक्ष इससे परेशान क्यों है, सवाल ये है। यही समझाने की कोशिश इस चर्चा में हम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम विकास की गाड़ी को विश्वास के हाईवे पर तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। उसमें किसी तरह का स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का रोड़ा नहीं होना चाहिए। उसको हम ध्यान देंगे और हमारी कोशिश होगी कि अल्पसंख्यक समाज, जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं 6, इन तक जो है वो मजबूती के साथ, विकास के साथ साथ विश्वास का भी माहौल बने। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में जो माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में बातें कही हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और अगर उस पर वाकई में अमल हो जाए तो हम ये समझते हैं कि मुसलमानों की एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और सोशल एम्पावरमेंट हो सकता है। तो कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनका परिचय फटाफट मैं आपसे करवा देती हूँ। राजीव जेटली हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तस्लीम अहमद रहमानी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष मिश्र राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव उनियाल हैं, आरएसएस समर्थक हैं, अपनी बात रखेंगे। मुकेश कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तस्लीम अहमद रहमानी, पहला सवाल आपसे ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि छला गया अल्पसंख्यकों को उसी में छेद करना है, कैसे देख रहे हैं इस कदम को? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को और हमारे पैनल में जितने लोग हैं, आप सब लोगों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सर, आपको भी बहुत मुबारकबाद। कामना करता हूं कि हमारे देश में अमन और शांति रहे। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस देश में माइनॉरिटी का मतलब आम तौर पर मुसलमान लिया जाता है। अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि 6 माइनॉरिटी हैं। इससे पहले नजमा हेपतुल्ला साहिबा हुआ करती थी पिछले टर्म में माइनॉरिटी मिनिस्टर। उन्होंने मुसलमानों के बारे में बहुत वाज़ेह कहा था कि मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी नहीं है। तो ये सब कुछ जो किया जा रहा है, क्या ये मुसलमानों के लिए है? मुझे पता नहीं। क्या ये, और वो जो पारसी माइनॉरिटी है और जैन माइनॉरिटी, उसके लिए, अगर ये मुसलमानों के लिए है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 5 करोड़ हैं, पहले फिर मुसलमानों की आबादी बता दें। सेंसस कमीशन 18 करोड़ बताता है, उसमें से अगर 5 करोड़ मुसलमान हैं और वो विद्यार्थी हैं तो मुझे इस आंकड़े पे बड़ी हैरत है। तो हमको उनके किसी बयान को, हमने हर बयान को पॉजिटिव वे में लिया है और हमने हमेशा कहा है कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अगर वो हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। मैंने 5 साल पहले भी कहा था, अभी 1 हफ्ता पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री ये जो छेद करना चाहते हैं, वोट बैंक जो वो कह रहे हैं, उस पर हम सहमत हैं। वोट बैंक बनाया गया है, डराया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 70 साल कांग्रेस ने डराया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग भी जो सरकार में आए हैं 5 साल से, तो वो डरा ही रहे हैं। सर, आपकी बात मैंने पूरी सुनी। मैं सवाल करूं राजीव जेटली आपसे, पहले मैं चाहती हूं कि आप तस्लीम अहमद का जवाब दे दें। देखिए, मेरे से पूछा आपने पौधी जी? जी राजीव जी। देखिए, मैं केवल ऐसा, मुझे लगता है कि रहमानी साहब का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया जाना चाहिए। आज ईद का दिन है कि करे हैं फैसले कि फैसला ना करे हैं, फैसले कि फासला ना रहे कोई और बाकी। अभी तो एक कदम आगे बढ़े, मंजिलें और बाकी। अभी तो एक कदम आगे बढ़े, मंजिलें और बाकी। चलेंगे हम जहां से भी, खुशियों के निशान होंगे। करना है और ज्यादा, नई मंजिल नए आसमां होंगे। तो आज कितनी भी बातें करी जाएं, चाहे जनगणना की बात की जाए, बेनिफिशियरी की बात की जाए, कितना दिया कितना कम लिया इसकी बात की जाए, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमने विश्वास स्थापित करना है। और विश्वास के लिए देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा। नहीं, राजीव जेटली, तस्लीम अहमद रहमानी ये कह रहे हैं कि किस आधार पर जो 5 करोड़ छात्र हैं उन्हें बेनिफिट इसका मिलेगा, जिसमें लड़कियां भी शामिल होंगी। ये बात भी जरा सरलता से आप समझाइए प्लीज। देखिए, मैं बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं कि पहले तो मैं थोड़ा सा इसको और विस्तार से इसका ब्रीफ देना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी स्कीम थी जो माइनॉरिटी को मिलती थी, लेकिन उसके लिए जो प्रावधान किए गए थे वो जिले वाइज किए गए थे और जिले के अंदर 50%
माइनॉरिटी की जनसंख्या वहां होती तो उन्हें वो बेनिफिट मिल सकते थे। तो देश के प्रधानमंत्री ने उस क्लस्टर को भी 25% कम कर दिया, मतलब 25% पे भी वो बेनिफिट दिए जा सकते हैं। रही बात स्कॉलरशिप की, तो लगभग 2.5 करोड़ स्कॉलरशिप 2018 में हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने बताई थी कि 2.5 करोड़ जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने स्कॉलरशिप का बेनिफिट लिया है। और इसी तरीके से जनगणना की जब बात की जा रही है कि हमारे पास अगर ऑथेंटिक आंकड़ा होता है, हाँ। जिस आंकड़े के ऊपर हम वो बेनिफिट माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिए जा सके, उस आंकड़े को निकाला जाए, तो उसके ऊपर भी हमारी चर्चा शुरू हो गई है, उसके ऊपर भी कार्यवाही हमने शुरू कर दी है। मुद्दा ये नहीं है जो रहमानी साहब कह रहे हैं कि कितने बेनिफिट मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने बार बार 3-4 बार एक ही शब्द यूज किया, मुसलमान। मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं जानता हूं इस बात को कि बहुत पिछड़ा हुआ है मुसलमान, बहुत पीछे करके रखा गया है इनको, और कभी इनकी सुध नहीं ली गई। वोट बैंक का माध्यम बना रहा हमेशा से। देश के प्रधानमंत्री ने आकर पहली बार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जिसमें अपने पैरों पर खड़े हो सके, नई मंजिलें, नई दिशाएं, बहुत सारी महिलाओं के लिए योजनाएं। वो योजनाएं इसलिए नहीं थी कि हमने उनको ये दिखाना है कि हम उनके लिए कितने बेहतर कार्य कर रहे हैं, वो योजनाएं इसलिए थी ताकि वो खौफ के माहौल से बाहर निकले, वो अपने पैरों पर खड़े हों, वो अपना रोजगार स्थापित कर सके। सर, आपको वाकई जो लगता है इतनी अच्छी बातें इस वक्त राजीव जेटली बैठकर कर रहे हैं, मुकेश कौशिक, आपको लगता है, बहुत ध्यान से उनकी बातों को सबने सुना होगा, मैंने भी सुना, दर्शक भी सुन रहे हैं, जो अच्छी बातें उन्होंने की हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपको लग रहा है कि अब उस कदम में हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारा समाज जा रहा है? पयोधी, आपने 23 मई के बाद से नोट किया होगा और बहुत बारीकी से नोट किया होगा कि मोदी सरकार इस बार उन सबको मनाने चली है जो नाराज है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, या कोई भी वो तबका जो मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को विरोध करता रहा है, उनका ट्रेडिशनली उसको नहीं मानता है, उनको वो इस बार मनाने चले हैं। 5 साल मोदी सरकार ने बिता दिए थे, अगला 5 साल मुझे लगता है कि वो स्टेट्समैन बनने निकलना चाहते हैं। उन्होंने देश जीत लिया है और अब दिल जीतने चले हैं। मुझे लगता है ये कदम अल्पसंख्यकों के लिए जो है वो उसी दिशा में है। हाँ। और अल्पसंख्यक जब हम कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, उसमें दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग भी हैं, चाहे वो बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों, इन सबको, पारसी हो, उन सबको अगर साथ लेने की कोशिश है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर किसी देश में अल्पसंख्यक या असंगठित जैसे शब्द चलते हैं, हाँ। तो वो सरकार अभी तक सफल नहीं हो पाएगी। हमारी 70 साल की विफलताएं हैं, उन सबको हमको दूर करना होगा। और जल्दी हटा भले दिया जाए, ये असंगठित क्षेत्र का सर्वेक्षण हो या अल्पसंख्यक हो, हाँ। बिल्कुल अच्छा है। हाँ, ठीक है। आशुतोष मिश्र, ये एक सराहनीय कदम है, आपको लगता है? देखिए, सराहनीय तो है ही है, जो भी किया जाए थोड़ा बहुत उसकी जो है बड़ाई होगी, परंतु जो सरकार की कर रही है उसके लिए गिरिराज सिंह ने सही बहुत एक उपयोग किया है शब्द, दिखावे की राजनीति। वो असल में इस्तेमाल कर रहे थे वो नीतीश कुमार के लिए, कि जब वो गए थे ईद की पार्टी में तो उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन यहाँ पे जब एक सरकार है जिसका जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है कृष्णा रेड्डी, वो बात करते हैं तेलंगाना में, हैदराबाद में जो है मुस्लिम सेफ हेवन की टेररिस्ट की, जब गिरिराज सिंह हैं उनको कष्ट होता है कि आशुतोष मिश्रा, मैं कुछ पढ़ के बता रही हूँ आपको, में क्यों जा रहे हैं आशुतोष मिश्रा, मैं आपको कुछ पढ़कर बता रही हूँ। प्रधानमंत्री हैं जो कि कुछ मुस्लिम हस्तियों ने, हालांकि फिरंगी महली की बाइट हमने चलवाई थी अभी, कुछ मुस्लिम हस्तियों ने प्रधानमंत्री के कदमों की सराहना करते हुए खत लिखा है उन्हें कल। उसमें 3 लाइनें मैं बता रही हूँ, बहुत बड़ा लेटर है, वो पॉइंट्स में है। उन्होंने लिखा है कि हम आपकी इस धारणा को साझा करते हैं कि जब तक गरीबों और वंचित लोगों को मुख्य धारा में नहीं लाया जाता, उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जाता, तब तक हर भारतीय देशभक्त का ये जो सपना है वो पूरा नहीं होगा, देशभक्त होने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। उन्होंने अल्पसंख्यकों के एजेंडे के लिए अपनी ओर से सहयोग देने की बात की है सभी लोगों ने, सभी मुस्लिम हस्तियों ने। तो अब तो सब साथ आकर अगर चल रहे हैं उस राह में, तो दिक्कत कहां है सर? अभी
अभी आप थोड़ी देर पहले एक शब्द इस्तेमाल कर रही थी, वोट बैंक, की मुसलमानों को वोट बैंक बनाया गया है। हाँ। तो यही जो है अब बात जो है ये है कि आपके गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, इवन अमित शाह को लीजिए, तो अमित शाह के जो बयान रहे हैं वो मुसलमानों में बहुत ज्यादा हौसला अफजाई तो नहीं करेंगे। तो ये वही बात है कि आपके बच्चे जो है पड़ोसी के घर का शीशा तोड़ें और आप उसके बाद जो है आशुतोष मिश्रा, इसको ऐसे समझिए ना, आपकी सारी बातें ठीक है, इलेक्शन हो गए, जब तक नतीजे नहीं आए थे, ये भी तो वोट बैंक पॉलिटिक्स पहले तक, आशुतोष मिश्र 23 तारीख से पहले तक जब नतीजे नहीं आए थे तो बयानबाजी को लेकर लग रहा था ना कि देश की जनता जवाब देगी, जिसके लिए भी जिस नेता ने कहा अगर इतने बड़े मैंडेट के साथ कोई पार्टी सत्ता में काबिज होती है तो इसका मतलब देश उसके साथ है, देश की जनता उसके साथ है, हम उस पर सवाल तो नहीं उठा सकते ना। देश उसके साथ नहीं है, देश की ये जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। जितने वोट भाजपा को मिले उससे 1.5 गुना वोट उसके खिलाफ पड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये इलेक्शन जो है आप लोगों की ना दिक्कत यही है सर, यही प्रधानमंत्री कल तक वायनाड में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात कर रहे थे, यही नरेंद्र मोदी थे। आशुतोष, आप लोगों की दिक्कत, आप ये नहीं सोचते विरोध करने में कि आप देश की जनता के मतदान का विरोध कर रहे हैं, आप देश की जनता की चॉइस का विरोध कर रहे हैं, ये समझना चाहिए आपको। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले रही हूँ, वापस इसी मुद्दे पर लौटेंगे और क्यों अब वोट को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। जनता तो अपना मत दे चुकी है, फौरन लौटेंगे, बने रहिए। तो ईद पर मुसलमानों को ईदी देना यानी बड़ा तोहफा देना, क्या वो आपसी जो विश्वास है वो पैदा कर पाएगा? क्या सब लोग एक साथ मिलकर चल पड़ेंगे विकास की राह पर? ये बड़ा सवाल है। संजीव उनियाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि बीजेपी खास तौर पर जब अल्पसंख्यकों की बात करती है, विशेष रूप से मुसलमानों की बात करती है, तो विपक्षी पार्टियां उसे दिखावा करार देती हैं। कैसे इस खाई को भर पाएगी फिर सरकार? देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था बाकी जो अपने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप जीतने के एकदम बाद जब माहौल आपको चारों तरफ से महागठबंधन ने ये बना रखा था कि जब ये सरकार आएगी तो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट काम करेगी, आप पहला स्टेप बैठते ही सबसे पहले ऐसे फैसले करते हैं जो माइनॉरिटीज के फेवर में है, तो अपने आप में एक बधाई के पात्र है। दूसरा, जितना मुझे ईद के बारे में पता है, जो बचपन में हमने कहानियों में पढ़ा है, मेरे को याद है कि अहमद अपनी दादी के लिए छोटे से पैसे से चिमटा खरीद कर लाया था, और आज उस चिमटे की कितनी सख्त जरूरत थी उसकी दादी को, जिसके हाथ जला करते थे। तो अगर ईदी पर बेकार के 70 साल के वादों को अगर हम देखें तो आज वास्तव में जो ईद का चिमटा है, ईदी का जो ईदी के नाम से गिफ्ट जो दिया है प्रधानमंत्री ने, नकवी साहब ने, ये बधाई के पात्र है। एक दूसरा पक्ष भी इसमें साथ में मैं रखना चाहता हूं, क्या माइनॉरिटीज, क्या लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटीज की बात हम कर रहे हैं या रिलीजियस माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं? तो अगर हम ये सब करते हैं तो किन किन लोगों को सरकार बेनिफिट देने वाली है, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो कि जैन समाज भी बहुत बड़ी संख्या में है, पारसी समाज भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ रहता है, सिख समाज भी बहुत बड़ी संख्या में रहता है। तो क्या इन सबको भी उसी कैटेगरी में 2.5 करोड़ बच्ची और 2.5 करोड़ के करीब जो है वो बच्चे, मतलब मेल और फीमेल, क्या उन दोनों को बेनिफिट इन 6 जातियों को भी मिलने वाला है? ये भी एक प्रश्न मैं सरकार और इस प्रश्न का जवाब राजीव जेटली आपसे मैं लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे, सबको पूरा समय दिया जाएगा। राजीव जेटली, इन ब्रेक से बाद आपसे मेरा ये सवाल होगा, बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर इसी बीच ये है कि जम्मू कश्मीर में ईद के दिन भी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई है और पत्थरबाजी देखने को मिल रही है। श्रीनगर, पुलवामा, सोपोर और कई दूसरी जगहों पर ईद की नमाज के दौरान झड़प देखने को मिली है। आपको ये भी बता दें कि मुंह को कपड़े से ढककर लोगों ने पाकिस्तान और कई आतंकी संगठनों के झंडे भी लहराए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज ईद का पावन दिन है और इस दिन भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, घाटी की तस्वीर है जहां पर पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली है। श्रीनगर, पुलवामा, सोपोर और कई दूसरी जगहों पर ईद की नमाज के दौरान झड़प देखने को मिली। मुंह को कपड़े से ढककर लोगों ने पाकिस्तान और कई आतंकी संगठनों के झंडे भी लहराए हैं। इससे पहले हम आपको जानकारी दे ही दे रहे थे कि अलकायदा और जैश मिलकर किसी बड़े आतंकी
हमले को अंजाम देने की साजिश में लगे हुए हैं और इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया इनपुट्स दिए हैं और घाटी में सर्च ऑपरेशन इसलिए भी जारी है क्योंकि टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। जो सरगना कमांडर्स हैं उनकी पहचान हो चुकी है, उन्हीं को टारगेट करके पूरे सर्च ऑपरेशन को इन जगहों पर अंजाम दिया जा रहा है, कुलगांव में और खासतौर पर पुलवामा में। और आपको ये बताएं कि पठानकोट जैसे हमले की साजिश की जा रही है, ये खबर आ रही थी। और ये तस्वीर आज की, जहां ईद के दिन सुबह जब पहली नमाज अदा की गई उसके बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर पत्थरबाजी देखने को मिली। कुछ नकाबपोश लोग वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने पाकिस्तान के और कई आतंकी संगठनों के झंडे भी फहराए। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, हालांकि वो हमेशा रहते हैं क्योंकि किसी भी तरह की गतिविधि से निपटने के लिए करारा जवाब दे रहे हैं वहां पर सुरक्षा बल। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्लीम अहमद रहमानी, राजीव जेटली में आऊंगे आपके पास, लेकिन खबर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्लीम अहमद रहमानी, अभी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। पहली नमाज अदा की गई है, पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो गई है और वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसलिए तो हम कहते हैं कि बहुत जरूरत है सबको साथ लेकर चलने की, और अगर सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है तो फिर और लोगों को दिक्कत क्यों है? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया और जेटली जी ने जिस अंदाज से बात शुरू की थी मैं उसी अंदाज से कहना चाहता हूं। एक शेर अली सरदार जाफरी का बड़ा मशहूर है, हमारी तशनगी बुझती नहीं शबनम के कतरों से, जिसे साकी गरी की शर्म हो आतिश बजा माए। यानी हमारी प्यास ओस के छोटे छोटे कतरों से नहीं बुझती है। आप इतने बड़े, आप कह रहे 2.5 करोड़ लोगों को, आप साबित नहीं कर सकेंगे 2.5 करोड़ लोगों को आपने पिछले साल में या स्कॉलरशिप दे दी है। आप दूसरी बात ये कि लेजिस्लेशन में आप क्यों नहीं चाहते कि जो मुसलमान आए, मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं माइनॉरिटी का, अभी ओनियाल जी ने भी कहा था माइनॉरिटी का मतलब क्या रह गया है इस देश में, आई डोंट नो, इसलिए मैं क्लियर मुसलमान की बात कर रहा हूं। अब होने ये लगा है कि जब हम अल्पसंख्यक कहते हैं तो मुसलमान समझा जाता है और जब बहुसंख्यक कहते हैं तो हिंदू समझा जाता है। ये दोनों लफ्ज इस देश से खत्म होने चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन आप अगर लेजिस्लेशन में से रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते, पार्लियामेंट के टिकट नहीं है, 355 का एनडीए, सर अभी मैं एक चिट्ठी का जिक्र कर रही थी आशुतोष मिश्र से, एक भी तस्लीम अहमद रहमानी साहब, मैं एक चिट्ठी का जिक्र कर रही थी जो कल आप जैसी बड़ी हस्तियों ने लिखकर भेजी है। असल बात सुनना नहीं चाहती हैं सर, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आपको पूरा समय दिया नहीं चाहती हैं। आप जो लोग विश्वास की बात कर रहे हैं जीतने का, वो एक मेंबर पार्लियामेंट नहीं रखते पार्लियामेंट में अपनी पार्टी से। पूरे एनडीए में सिर्फ एक कैसर साहब हैं पासवान जी की पार्टी से, 355 में से एक। पूरे यूपी में 300 आपके एमएलए हैं, एक भी आपका पूरे। अगर आप लेजिस्लेशन में नहीं रख रहे, जहां से उनको प्रोग्राम बनाने हैं, पॉलिसी बनानी है, एजुकेशन की भी, इकोनॉमी की भी, वहां तो आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे और आप खुद से देना चाह रहे, मतलब आप मैं राजीव जेटली से आपका सीधा सवाल वो सुन रहे हैं, मैं इस पर जवाब लूंगी। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अभी मैं जिस चिट्ठी का जिक्र कर रही थी जिसमें आप जैसी कुछ बड़ी हस्तियों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हम सराहना करते हैं, मेरा सीधा सवाल है सर आपसे, क्या आप इस कदम की सराहना करते हैं? यकीनी तौर पर करते हैं। हमने पहले कास्ट, कलर, क्रीड एंड कम्युनिटी अगर होता है तो इस देश को उसकी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। ईमानदारी से कोई करता है तो आप गले लगाएं कि हर आदमी को, किसी भी पार्टी का हो, और ऐसे विश्वास। ठीक है सर, राजीव जेटली से मैं जवाब लेती हूँ, फिर कुछ डेटा मैं आपको बताऊंगी, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है राजीव जेटली, एक तो आप सरकार जवाब दीजिए, और इससे पहले जब संजीव उलियान ने ब्रेक से पहले सवाल पूछा था कि कैसे आप इसका एलोकेशन करेंगे, क्या ये ओवरऑल अल्पसंख्यकों के लिए है या फिर ये हम ये कहें कि जाति के आधारित है या फिर किसी रिलीजन के आधारित है? यही तो तोड़ना है, यही तो विडंबना है हमारी कि जब भी हम बेनिफिट देने की बात करते हैं, बेनिफिशियरी की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति निकल के, मैं एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी बात लिखी थी उसमें कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें बहुत सारे विचार आए संविधान के अंदर, और हर समाज के हर व्यक्ति ने आके मुझे उस संविधान सभा को कहा कि आप क्यों नहीं मेरे लिए भी एक मंदिर रख देते, किसी ने कहा मेरे लिए भी एक मस्जिद रख देते। तो वो बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई संविधान बनाने वालों में कि कैसे सबको समावेशित किया जाए, कैसे सबकी कंसेंट लेके हम संविधान अपने संविधान के अंदर डालें उसको। लेकिन जब संविधान बना तो उसका बेनिफिट सभी को बराबर का मिला। जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में ओथ ली थी, तब ये नहीं सोचा था कि मैं ये बेनिफिट केवल हिंदू या मुसलमान को दूंगा।
जब बिजली चली थी तो सबके घरों में रोशनी हुई, जब चूल्हे पहुंचे तो सभी के घरों में पहुंचे। जो सड़क घर से निकलती है वो हिंदू के या मुसलमान के, नहीं राजीव जेटली, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा और मैं आपको वाकई इसलिए सुनना चाहती हूँ क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि सरकार ने कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे की योजना तैयार की है। लेकिन आपको लगता है क्या कि सिर्फ 5 करोड़ का फायदा देने से जो आप लोग जिस छल की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, जिसमें छेद करने की बात कर रहे थे, हो पाएगा? देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री जी का ही इनिशिएटिव है जो कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पे बनाई गई थी। उसमें प्रधानमंत्री जन विकास कल्याणकारी स्कीम करके प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके ऊपर इसकी मॉनिटरिंग करती व्यक्तिगत रूप में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का इनिशिएटिव लिया था। मैंने जैसे चर्चा की शुरुआत में भी आपको बताया था कि जो बेनिफिट मिलता था 50% पॉपुलेशन में, उसको घटाकर 25% किया गया। केवल इतना ही नहीं, एक्चुअली बेनिफिट कैसे पहुंचे, अभी जैसा रहमानी साहब ने बात करी, रहमानी साहब क्योंकि एक पॉलिटिकल देखते हैं तो इन्होंने केवल रिप्रेजेंटेशन पे आके अपनी बात छोड़ दी, रिप्रेजेंटेशन पे आके बात छोड़ दी। अगर हम रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से चलें तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रहा, बावजूद उसके जो उसकी पोजीशन है वो खराब होती चली गई, पहले से भी बदतर होती चली गई। तो ऐसा नहीं कि पॉलिसी बनाने वाला हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, उस आधार पर आपको ज्यादा बेनिफिट आपके समाज को मिलेगा। आपका बेनिफिट आपकी ईमानदारी से अगर कोई डिलीवरी करने के लिए तैयार है तो वो किसी भी समाज से क्यों ना आता। ठीक है राजीव जी, आशुतोष मिश्रा। और वो बेनिफिट केवल एक नहीं, मैं जब कहता हूं माइनॉरिटी की बात करता हूं, बहुत अच्छी बात बुनियाद साहब ने कही कि माइनॉरिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी में हिंदू भी मुस्लिम। ठीक है राजीव जेटली, मैं आऊंगी आपके पास, और भी गेस्ट है, मुझे समय देना है सबको, आते हैं। बहुत समय दिया है सर मैंने आपको। आशुतोष मिश्रा। पयोधी दिक्कत क्या है कि अगर हम लोग मोदी सरकार, पिछली मोदी सरकार पर चले, मोदी सरकार 1.0 जो कहलाता है, तो उसमें भी अरुण जेटली ने बजट में 100 करोड़ रुपए मेरे ख्याल में दिए थे मदरसे वगैरह के लिए। लेकिन जब 2019 में इलेक्शन आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा कष्ट हुआ था। उन्होंने वायनाड के जो है वोटर्स पे उंगली उठाई थी कि वहां पे अल्पसंख्यक बहुसंख्या में है, इसलिए राहुल गांधी जो है जाके वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो ये सोच है ना, दिक्कत उस बात से है। जो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ये जो आप दिखावे की राजनीति, जो कि गिरिराज सिंह ने स्वयं कहा, वो दिक्कत की बात है। आप ये जो है वोट बैंक वाली राजनीति जो पहले होती थी वही ये करने लगे। आशुतोष मिश्रा, आप में और फिर बाकी लोगों में फर्क क्या हुआ? आशुतोष मिश्रा, और यहाँ पे दिक्कत अगर आशुतोष मिश्रा ये कहते हैं, आशुतोष मिश्रा ये कहते हैं कि मैं स्कूल की छात्राओं को पेन बांटूंगा और छात्राओं को पेन मिल जाता है, तो वो ये कहेंगी ना कि सर हमें पेन मिल गया। अगर आपका प्रधानमंत्री के मन में पीछे ख्याल में माइनॉरिटी मेजॉरिटी हिंदू मुस्लिम है तो बाकी सब सिर्फ गिरिराज सिंह की शब्दों में दिखावे की राजनीति है। क्या आप गिरिराज सिंह को लेकर दिखानी है, जैसे अभी कोई मेरे को पैनलिस्ट आप एक व्यक्ति के लिए सब पर सवाल उठा देंगे, उसकी तो निंदा भी हो चुकी है, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो निंदा भी हो गई। आशुतोष मिश्रा जी नहीं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को कह रहा हूं कि उन्होंने वायनाड के वोटर्स को कहा कि वहां अल्पसंख्यक बहुसंख्या में है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, तो उनकी सोच भी तो वही है जो कि गिरिराज सिंह की है। बाकी सब तो जो गिरिराज सिंह कहते हैं वही बात है कि अगर नीतीश कुमार दिखावा कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी भी दिखावा कर रहे हैं, यहां पे कोई फर्क नहीं है। और ये छोड़िए, आप योगी आदित्यनाथ हैं और जो है अमित शाह की बात हम लोग करते हैं, तो अभी आप मैं ट्विटर आशुतोष मिश्रा, मैं ना पीछे जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं, अब सरकार अपनी तरह से चल रही है, देश की जनता ने दे दिया। लेकिन मुकेश कौशिक, ये वही लीडर्स हैं विपक्ष के, वही लीडर्स हैं ऑपोजिशन के जो मुस्लिमों से वोट की अपील कर रहे थे, कई मंचों पर हमने सुना, और आज ही लोग कह रहे हैं कि छला जा रहा है, उनको सरकार दिखावा कर रही है उनके लिए। सलमान खुर्शीद जिससे बात हो रही थी पयोधी, हाँ जी पयोधी, मेरी सलमान खुर्शीद जी से एक बार बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जितना हम लोग इस मुस्लिम वोट पॉलिटिक्स से ठगे गए हैं उतना कोई नहीं ठगा गया। सच्चर कमेटी मनमोहन सिंह सरकार ने बैठाई थी, उससे पता चला कि अल्पसंख्यकों की दुर्दशा किस हद तक है। तो उसका कोट करके सलमान जी ने कहा
कि एक तरफ तो हम इस तरह से ठगे गए कि लोगों ने हमको मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी घोषित कर दिया और हमारे हिंदू वोट छिन गए। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक हमसे नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने बताया कि देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, आपने 60-70 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो अब कांग्रेस को तो ये अकल आ गई थी पिछले चुनाव में भी कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को तुष्टीकरण के लिए कुछ नहीं किया। वो तो मंदिर गए थे। राहुल गांधी को देख लीजिए, राहुल गांधी तो मंदिर गए थे, तमाम मंदिरों प्रियंका में वाड्रा भी मंदिर गई थी। ये बिल्कुल और वो उस छवि को तोड़ने की कोशिश थी जो उनके ऊपर तुष्टीकरण की लग रही थी। लेकिन अब मेरा आपके चैनल के माध्यम से सुझाव है कि ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अलग से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अलगाव की भावना पैदा करता है। हमारे देश में पाकिस्तान की तरह अल्पसंख्यकों के साथ कोई बदसलूकी नहीं होती। वो बराबरी के नागरिक हैं। पिछले वोट में भी उन्होंने साबित किया कि वो मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, वो सिख वोट बैंक नहीं है, वो एनलाइटन नागरिक हैं। और अब जो मंत्रालय हैं या कामकाज है उनका, वो इसी आधार पर होना चाहिए। विकलांग कल्याणकारी मंत्रालय हो तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं। अल्पसंख्यकों की अलग से हमारे यहाँ कोई समस्याएं नहीं है। ये मोदी सरकार को पहल करनी चाहिए कि इनके कल्याण को समाज और सर आपको याद भी होगा कि विनिवेश का एक मंत्रालय बनाया गया था अटल जी के समय पर। अटल जी के समय पर वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसका अलग से काम होना बाकी था, बाद में उसे वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम ये देखें कि जैसा कि हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि डिक्शनरी से ये शब्द मिट ही जाएं, लेकिन पहले टारगेट है कि उस पर हमें काम कैसे करना होगा। संजीव उनियाल जी, आपसे मेरा एक सवाल है, और सवाल इसे आप व्यक्तिगत कह लीजिए या सीधा सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं कि चलिए सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन आरएसएस को लेकर जो छवि है और जो मुसलमान कई ऐसे नेता सीधे तौर पर टारगेट कर चुके हैं, तो क्या जो इस खाई को दर्शाया जाता है, मैं ये कह रही हूं दर्शाया जाता है, क्या ये भी हम बहुत जल्द देखेंगे कि भर जाएगी? ये लगभग भर चुकी है। इसीलिए 94 साल का सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितनी सफलता से पूर्ण किया है। आप देखिए कितनी बार हमें किस तरह के दोषारोपण हमारे यहां किए जाते हैं, परंतु आप ये मत भूलिए कि विद्या भारती की असम की एक बच्ची ने 12th क्लास को टॉप किया था। अडवाणी जी के रथ चलाने वाले मुस्लिम थे। और अनेकों एग्जाम्पल्स आप डे टू डे देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े वर्ग के साथ मुस्लिम जुड़े हुए हैं और ये लगातार जुड़ते रहेंगे। माइनॉरिटीज को हम साथ लेके चलते हैं। इंक्लूजन की पॉलिसी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है। हाँ, मैं सिर्फ रोहानी जी का एक जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने जो बोला, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। शुरुआत तो की, चाहे 2.5 करोड़ की चाहे 5 करोड़ की, थोड़ा सा टाइम लगता है। और उनकी इनिशिएटिव, उन पावर को तो देखिए, पहली बार बैठते ही गद्दी पर एक इनिशिएशन लिया और एक कार्य शुरू किया। और ये जो सज्जन बैठे हुए हैं कांग्रेस के, ये तो अभी वायनाड से, राहुल से और गिरिराज उसके ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाए हैं। उनकी हार अभी तक उनके सिर पर बिल्कुल बुरी तरह से काबू किया हुआ है। विषय से बहुत दूर जा रहे हैं बार बार वो। व्यूअर्स देख रहे हैं कितनी बुरी तरह हारने के बाद भी ये लगातार जनता को गलत बता रहे हैं। ठीक है आशुतोष मिश्रा, समय कम है तो अपनी बात जल्दी पूरी करिए। अरुण जेटली ने जी देखिए इनको ये जो है, इनको पूरी सूचना नहीं है, ये हाफ नॉलेज डेंजरस होती है। पिछली बार भी जब सरकार बनी थी, अगर ये पूरी बात मेरी सुन रहे होते तो पिछली बार भी सरकार बनी थी तो पहले बजट में 100 करोड़ रुपए मुसलमानों को दिए थे। तो ये आके यहां पे आरएसएस का प्रचार करें, अच्छी बात है, इनको हक है, लेकिन झूठ ना बोलें कि ये जो है इस बार आए हैं तो पहली बार कुछ किया। वही मैंने कहा कि पिछली बार भी सरकार आई थी, पहले बजट में 100 करोड़ मुसलमानों को दिए थे, लेकिन जो असली काम होने चाहिए वो होते नहीं, क्योंकि आरएसएस की सोच में सावरकर चाहते थे कि मैं यही सुन रही थी आशुतोष मिश्रा। बस दिक्कत यही है आशुतोष मिश्रा, दिक्कत बस यही है कि आप हर बात पे आरएसएस को टारगेट नहीं कर सकते, हर बात पे आप बीजेपी बोलकर ये नहीं कह सकते कि ये काम नहीं हुआ। अगर कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो सब साथ मिलकर आइए, क्योंकि तभी सबका विकास मुमकिन होगा। लेकिन क्या ये 5 करोड़ की स्कॉलरशिप एकता, विश्वास जगा पाएगी जिसकी उम्मीद देश का मुसलमान कर रहा है? इस चर्चा में इतना।